मिसोला मोंटाना के बाहर काउंटी नीलामी घर में धूल और उदासी की गंध आ रही थी। कठोर रोशनी में एक पस्त जर्मन शेपर्ड कंक्रीट के फर्श पर अभी भी लेटा हुआ था। उसका शरीर जख्मों से ढका हुआ था, उसकी पसलियां दिखाई दे रही थीं, उसकी आंखें खाली थीं। कमरे में चारों ओर उपहास और हंसी गूंज रही थी। किसी ने बुदबुदाया, एक पैसे के भी लायक नहीं। क्षतिग्रस्त सामान, एक और आवाज जुड़ी। नीलामीकर्ता की आवाज हताशा भरी थी। शुरुआती बोली $50। कोई भी भीड़ आगे बढ़ने के लिए तैयार होकर हंस रही थी। पीछे एक कुर्सी जोर से खरोंची। एक घिसी हुई मरीन कॉप्स जैकेट पहने एक आदमी खड़ा था। 34 वर्षीय एथन कार्टर आगे बढ़ा। उसकी धीमी मगर स्थिर आवाज शोर को चीरती हुई आई। मैं उसे ले जाऊंगा, उसने कहा। कमरे में सन्नाटा छा गया और हंसी तेजी से बंद हो गई। किसी को भी इस पल की गंभीरता का एहसास नहीं हुआ। एथन ने अपने जीवन में बहुत अधिक दर्द देखा। उसने घिसी हुई चमड़े की पट्टा अपने हाथों में ले ली। एथन कुत्ते से 6 फुट दूर झुक गया। वो धीमी आवाज में शांत और धैर्यपूर्वक बोला, हे दोस्त, मैं एथन हूं, तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। जर्मन शेपर्ड ने मांसपेशियों को तना हुआ किया। डॉक्टर राहेल मॉर्गन, एक स्थानीय पशु चिकित्सक, चुपचाप देख रही थी। उन्होंने पहले भी इस कुत्ते को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन असफल रही। कुत्ते की आंखों में पहचान की चिंगारी चमक उठी। अचानक वो दांत चमकाते हुए झपटा। एथन 1 इंच भी नहीं हिला। वे एक दूसरे को सैनिक से सैनिक की ओर देखते रहे। कुत्ता एथन के गले से कुछ इंच की दूरी पर रुक गया। धीरे धीरे वो अपनी टूटी निगाहों में भ्रम के कारण पीछे हटा। कुत्ते को हिलाना एक नई लड़ाई थी। जर्मन शेपर्ड ने चलने से इनकार कर दिया। एथन ने उसे खींचा या मजबूर नहीं किया। वो बस ठंडे फर्श पर बैठा रहा। भरोसा नहीं, लेकिन इच्छुक। खेत में एथन ने खलिहान में एक सुरक्षित स्थान तैयार किया। ताजा भूसा, साफ पानी और खुला दरवाजा। लेकिन जर्मन शेपर्ड ने अंदर जाने से मना कर दिया। वो डर के मारे खलिहान को घूरते हुए कांप उठा। ठीक है, एथन ने धीमी आवाज में कहा। ठीक है, अपने तरीके से करो। वो पोर्च की सीढ़ियों पर बैठ गया। कुत्ता बाड़ के पास अपनी दूरी बनाए रखते हुए लेटा रहा। उस रात दोनों में से कोई भी नहीं सोया। मोंटाना के पहाड़ों पर भोर ने 2 टूटी हुई आत्माओं को रोशन किया। दूर से देख रही रेचल मॉर्गन ने फुसफुसाते हुए कहा, गुड लक। मुझे नहीं पता कि उसका मतलब आदमी से था या कुत्ते से। ये तो बस शुरुआत थी। खेत शांत और विशाल था। इसे शांति जैसा महसूस होना चाहिए था, लेकिन एथन के लिए ये यादों की जेल थी। वो हर रात ठंडे पसीने में जागता था। घोड़े चुपचाप चरते थे, जमीन अछूती रहती थी। जर्मन शेपर्ड बाढ़ की रेखा के पास ही रहा। उसने भोजन लेने से मना कर दिया, आश्रय लेने से मना कर दिया। खलिहान ने उसके अंदर कुछ अंधेरा जगा दिया। एथन ने उसे मजबूर नहीं किया। वो बस पास में बैठा रहा और कुछ नहीं के बारे में धीरे से बात करता रहा। रेचल मॉर्गन उस सुबह जल्दी आए। वो चिकित्सा आपूर्ति और सतर्क आशा लेकर आए। रात कैसी रही, उसने धीरे से पूछा। एथन ने मुश्किल से स्वीकार किया, लेकिन वो कोशिश कर रहा है। रेचल ने एक साधारण परीक्षा करने का प्रयास किया। कुत्ते ने हिंसक प्रतिक्रिया की। उसके बाल खड़े हो गए। वो बाड़ में पीछे की ओर दांत चमकाता हुआ चला गया। यह आक्रामकता नहीं है, रेचल ने धीरे से कहा। यह आघात है, गहरा हिंसक आघात। उन्होंने उस पर और दबाव नहीं डाला। उसे समय चाहिए था और धैर्य। कुत्ते ने पूरे 2 दिन तक खाना देने से इनकार कर दिया। एथन वैसे भी उसे बाहर रखता रहा। वो घंटों गंदगी में बैठा रहता, कहानियां सुनाता, फुसफुसाते हुए वादे करता। कभी हाथ नहीं बढ़ाता, कभी जल्दबाजी नहीं करता, कभी कभी कुत्ता चहलकदमी करता, कभी कभी वो बस एथन को चुपचाप देखता रहता। रेचल ने जांच के लिए पुकारा। यदि वे बहुत दूर चले गए हैं, उसने शुरू कर दिया। वो एथन नहीं है, उसने उसे काट दिया। वो बस खो गया है, जैसे मैं था। उस शाम बिजली की चमक ने कुत्तों के भयभीत रूप को रोशन कर दिया। अंत में कुत्ते ने खुद को एक जल निकासी खाई में फंसा लिया। कोने में कांपती आंखें आतंक से चौड़ी हो गईं। एथन ने उसे नहीं पकड़ा। वो बस कीचड़ में बैठ गया और बोला, मुझे पता है कि एथन ने धीरे से कहा, कैसा होता है जब हर आवाज एक धमकी होती है, जब भरोसा मौत की सजा जैसा लगता है। कुत्ते ने तूफान के बीच कान फड़फड़ाते हुए सुना। बारिश की बौछारों के साथ घंटों बीत गए। अंत में कुत्ते ने उसकी ओर एक छोटा सा कदम बढ़ाया, फिर दूसरा। वे छुए नहीं, लेकिन वे एक साथ खेत की ओर चल पड़े। 2 टूटे हुए योद्धा। ठीक नहीं हुए, लेकिन अब पूरी तरह से अकेले नहीं। तूफान के 1 हफ्ते बाद रेचल वापस लौट आई। इस बार वो एक मनीला लिफाफा लेकर आए। उसने कहा। एथन ने कांपती उंगलियों से कागजों को टटोला।
प्रशिक्षण लॉग में प्रतिदिन 20 घंटे क्रूर घंटे दिखाए गए थे। कोई भी कुत्ता बिना टूटे उसमें जीवित नहीं रह सकता था। रेचल ने झिझकते हुए एक और कागज निकाला। उसने कुछ और कहा। अंतिम तैनाती की तारीखें एथन के अंतिम दौरे से मेल खाती थीं। घात लगाकर किए गए हमले, नुकसान, अपराध बोध की यादें वापस आ गईं। वो वहां था, एथन ने फुसफुसाते हुए कहा, जिस दिन हमने बेकर की टीम को खो दिया था। आदमी और कुत्ते के बीच का संबंध गहरा हो गया। वे एक ही युद्ध के मैदान में बच गए थे। अलग प्रजाति, एक जैसे निशान। जैसे जैसे वे बात करते गए, कुत्ता उत्तेजित होता गया। वो चहलकदमी करता रहा, अपनी गर्दन खुजाता रहा। एथन धीरे धीरे और शांति से बोलते हुए पास आया। मोटे फर के नीचे उसकी उंगलियों ने धातु को पाया। एक एम्बेडेड आईडी टैग भूल गया था और बड़ा हो गया था। वे उसे रेचल के क्लिनिक ले गए। बेहोशी की हालत में उसने इसे सावधानी से हटाया। नाम बमुश्किल दिखाई दे रहा था। राहेल ने गंभीरता से सिर हिलाया। अप्रमाणित, दफन, उच्च पदस्थ अधिकारियों द्वारा संरक्षित। बेहोशी से व्याकुल इको ने धीरे से फुसफुसाया। दर्द और डर अभी भी उसके अंदर जी रहे थे। राहेल ने एथन के कंधे पर एक कोमल हाथ रखा। हमें स्लेट को खोजने की जरूरत है, उसने कहा। पता करो क्या हुआ। एथन ने अपनी मुठियां भींच लीं। हम करेंगे, उसके लिए, उन सभी के लिए। एक शांत वादा किया गया था। न्याय मिलेगा। उस रात इको पोर्च के पास मुड़ी हुई लेटी थी। एथन को छू नहीं रही थी, लेकिन पहले से कहीं ज्यादा करीब। उसने डर से नहीं बल्कि विश्वास के कारण पास रहना चुना। एथन ने मोंटाना के आकाश में बिखरे तारों को देखा। उनकी यात्रा अब केवल उपचार के बारे में नहीं थी, ये सत्य के बारे में थी। उस अंधेरे को उजागर करने के बारे। दो आदमी नागरिक कपड़े पहने हुए बाहर निकले। वे बहुत आसानी से मुस्कुराए। हम आपके कुत्ते को खरीदने में रुचि रखते हैं, एक ने कहा। अच्छा पैसा दोगे? इको ने अपनी छाती से धीमी आवाज में गहरी आवाज में गुर्राहट की। एथन दृढ़ रहा। वो बिक्री के लिए नहीं है, उसने ठंडे स्वर में कहा। पुरुषों के चेहरे तुरंत कठोर हो गए। तुम नहीं समझते, लंबे व्यक्ति ने कहा। कुछ कुत्ते इतने मूल्यवान होते हैं कि उन्हें अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। एथन की आवाज में कोई कमी नहीं आई। यह निजी संपत्ति है, अभी चले जाओ। इको एथन और अजनबियों के बीच खड़ी थी, हर मांसपेशी लड़ाई के लिए तैयार थी। पुरुष पीछे हट गए, लेकिन चेतावनी देने से पहले नहीं, ये खत्म नहीं हुआ है। उनकी धमकी शाम की हवा में भारी थी। राहेल और एजेंट फोस्टर को तुरंत बुलाया गया। अब खतरा वास्तविक था। एजेंट मार्कस फोस्टर भोर में पहुंचे। लड़ाई एथन के विचार से कहीं बड़ी थी। यह उच्च सैन्य कार्यालयों तक पहुंच गई। शक्तिशाली लोग राक्षस की रक्षा कर रहे थे। उस रात उन्होंने संपत्ति पर सावधानी से गश्त की। इको का शरीर तनावग्रस्त था, उसकी इंद्रियां तेज थीं। अचानक एक खिड़की से चेतावनी की गोली निकली। इको ने एथन पर हमला किया और उसे नुकसान से दूर कर दिया। फोस्टर ने अपना हथियार निकाला। रेचल रसोई के काउंटर के पीछे छिप गई। इको घर में व्यवस्थित रूप से हर कमरे की जांच करता हुआ चला गया। उसका प्रशिक्षण निर्विवाद था, इस बार डर से नहीं बल्कि वफादारी से। कानून प्रवर्तन बहुत देर से पहुंचा। हमलावर रात में गायब हो गए, लेकिन संदेश स्पष्ट था। स्लेट पीछे नहीं हट रहा था। खेत एक किला बन गया। शेरिफ ब्रूक्स ने नियमित गश्त का आदेश दिया। अनुभवी समुदाय ने निगरानी का आयोजन किया। रेचल, एथन और फोस्टर ने दिन रात सबूत इकट्ठा किए। इको अब यह विश्वास और उद्देश्य से मजबूत हो गया था। वे आगे जो भी होने वाला था उसके लिए तैयार थे। इको और एथन के बारे में बात मोंटाना शहर में चुपचाप फैल गई। स्थानीय फीड स्टोर पर पुराने दिग्गजों ने घायल मरीन और उसके कुत्ते के बारे में फुसफुसाया। वियतनाम के एक अनुभवी टॉम सैंडर्स ने इको की आंखों में भयावह नजर को तुरंत पहचान लिया। टॉम ने बस इतना कहा कि कुत्ते युद्ध में गए थे। उनकी आवाज यादों और गर्व से भरी हुई थी। युद्ध में अपने बेटों को खोने से अभी भी आहत समुदाय ने ध्यान देना शुरू कर दिया। प्रत्येक दिन इको पोर्च की सीढ़ियों के थोड़ा और करीब रहता था, जहां एथन इंतजार कर रहा था। उसने अभी तक एथन के हाथ से खाना नहीं खाया था, लेकिन वह अब पीछे भी नहीं हटता था। रात में एथन ने अभी भी कुत्तों को मोंटाना के ठंडे तारों के नीचे बेचैन चहलकदमी करते हुए सुना। राहेल मॉर्गन अक्सर बिना ज्यादा जोर लगाए आपूर्ति और शांत प्रोत्साहन लेकर आती थी। उपचार एक सीधा रास्ता नहीं था, ये धीमी और असमान थी, जिसमें छोटी छोटी नाजुक जीतें थीं। पहाड़ों से एक और तूफान आया, जो अंधेरे और हिंसक था और धरती को गरज के साथ हिला रहा था। एथन को उम्मीद थी कि इको फिर से भाग जाएगी, जैसे कि खतरे में पड़ने से पहले डर में खोई हुई थी। इसके बजाय जब आकाश में पहली दरार पड़ी तो इको ने एथन के पैर को जोर से दबाया और कांपने लगी। एथन चुपचाप बैठा रहा और उसे झुकने दिया।
और वही शब्द फुसफुसाए जो वो सैनिकों से कहता था, तुम सुरक्षित हो दोस्त, तुम यहाँ हो, तुम अब अकेले नहीं हो। अगली सुबह इको ने बिना किसी अनुनय या नर्म शब्दों के उसे आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया। उसने एथन को हल्के से छूने दिया, बस उसके कंधे पर हाथ रखा और कुछ नहीं। वो क्षण छोटा था, मुश्किल से एक सांस, लेकिन यह माप से परे एक सफलता थी। बाद में उस दिन इको ने पहले कोने में जाने के बिना एथन के हाथ से भोजन स्वीकार किया। विश्वास अब केवल एक विचार नहीं था, यह उनके बीच वास्तविक होता जा रहा था। उस रात इको पहले की तरह बाड़ की रखवाली करने के बजाय पोर्च के पास लेटा रहा। उसका शरीर एक तरह से शिथिल हो गया, जैसा एथन ने उस दिन से पहले कभी नहीं देखा था जब वे मिले थे। जब एथन ने पहाड़ों पर टिमटिमाते सितारों को देखा तो उसने एक मौन वादा किया, चाहे जो भी हो, चाहे कितना भी समय लगे, वो इको की भी रक्षा करेगा। साथ में वे एक समय में एक छोटा कदम आगे बढ़ने का रास्ता खोज लेंगे। एथन का दिमाग दौड़ रहा था क्योंकि वह एमिली पाकर की गवाही को फिर से पढ़ते हुए गराज में आगे पीछे घूम रहा था। अफगानिस्तान में इको द्वारा बचाए गए एक सैनिक की विधवा एमिली ने मेजर स्लेड को बेनकाब करने के लिए जरूरी सबूत मुहैया कराए थे। स्लेड ने किस तरह सैनिकों और युद्ध कुत्तों दोनों का दुरुपयोग करते हुए सैन्य नीतियों में हेरफेर किया था, इसका विवरण दर्दनाक था। लेकिन एमिली के शब्द सिर्फ गवाही से कहीं ज्यादा थे। वे न्याय की पुकार थे, निर्दोष लोगों के साथ की गई गलतियों को सुधारने का आह्वान। इस पल का भार एथन पर नहीं पड़ा। वो जानता था कि यह लड़ाई सिर्फ एक भ्रष्ट अधिकारी को बेनकाब नहीं करेगी, बल्कि दुनिया के सैन्य काम करने वाले कुत्तों के बारे में नजरिया बदल देगी, जो मूक नायक हैं और जिन्होंने अक्सर अपनी सेवा के लिए सबसे ज्यादा कीमत चुकाई है। इको को पहले ही स्लेड के हाथों बहुत कुछ सहना पड़ा था। अब यह सुनिश्चित करने का समय आ गया था कि कोई और कुत्ता उसी तरह की दुर्दशा न झेले। एथन ने इको को देखा जो गराज के कोने में शांति से आराम कर रहा था। उसका मजबूत शरीर उन सभी चुनौतियों के बावजूद शांत था जिनका सामना उन्हें करना पड़ा था। इको हमेशा से ही एक सैनिक रहा था जो धीरज से लड़ने के लिए प्रशिक्षित था। लेकिन अब इको सिर्फ एक हथियार से कहीं ज्यादा था। वो लचीलेपन का जीता जागता सबूत था। उसकी नजर एथन से मिली और उस मौन आदान प्रदान में उन दोनों को समझ में आ गया कि आगे की राह आसान नहीं होगी। उन्हें मेजर स्लेड को बेनकाब करना था और उन्हें यह अभी करना था। स्लेड ने अगले दिन के लिए जो प्रदर्शन की योजना बनाई थी वो एक भव्य तमाशा होगा। स्लेड सिक्योरिटी डॉग्स अपने अपमानजनक व्यवहारों के शिखर पर राष्ट्र के सामने परेड करेंगे। यह उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी, उद्योग के नेता के रूप में अपनी जगह को मजबूत करने का एक तरीका। लेकिन एथन ऐसा नहीं होने देंगे। उन्होंने महीनों तक पूर्व सैनिकों, पशु अधिकार कार्यकर्ताओं और सैन्य कर्मियों की खंडित कहानियों को एक साथ जोड़कर सबूत इकट्ठा किए जिन्होंने स्लेड के अपराधों को प्रत्यक्ष रूप से देखा था। अब सबूत उनके हाथ में होने के साथ एथन और उनके सहयोगी टकराव के लिए तैयार हो गए। वे जानते थे कि सच्चाई का खुलासा करना खतरनाक होगा। स्लेड ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे आसानी से मात दी जा सके। वो निर्दयी था और उसके गहरे संबंध थे। लेकिन एथन दृढ़ निश्चयी था। वो केवल इको के लिए, न्याय के लिए नहीं लड़ रहा था। वो उन सभी कुत्तों के लिए लड़ रहा था जिनके साथ दुर्व्यवहार किया गया था। हर उस सैनिक के लिए जिसने कभी अपना साथी खोया था। हर उस व्यक्ति के लिए जिसे भ्रष्टाचार ने चुप करा दिया था। क्या तुम तैयार हो बेटा? एथन ने इको की ओर देखते हुए पूछा। कुत्ते के कान खड़े हो गए और उसने अपनी दुम हिलाई, जो सहमति का सबसे सूक्ष्म संकेत था। एथन के लिए ये पर्याप्त से अधिक था। वे तैयार थे। जैसे जैसे प्रदर्शन का दिन नजदीक आता गया, एथन अपने सहयोगियों, पत्रकारों, पूर्व सैन्य सदस्यों, पशु अधिकार कार्यकर्ताओं और यहां तक कि कुछ बहादुर सैनिकों से मिला जिन्होंने कभी स्लेड के अधीन काम किया था। प्रत्येक व्यक्ति अपने साथ पहेली का एक टुकड़ा लेकर आया। साथ मिलकर वे एक अटूट मोर्चा बनाएंगे, एक ऐसी ताकत जो स्लेड के सामने खड़ी हो और सच्चाई को उजागर करे। एथन उनके समर्थन का वजन महसूस कर सकता था। वो इस लड़ाई में अकेला नहीं था। वे सभी एक ही कारण से लड़ रहे थे, एक ऐसे व्यक्ति को खत्म करने के लिए जिसने क्रूरता और झूठ पर अपना करियर बनाया था। टीम ने एक योजना तैयार की थी। वे प्रदर्शन में घुसपैठ करेंगे, भीड़ में घुल-मिल जाएंगे और फिर जब सही समय होगा तो वे हमला करेंगे। जिस क्षण स्लेड अपना भाषण शुरू करेगा, वे सबूत, तस्वीरें, रिकॉर्डिंग और गवाही पेश करेंगे। स्लेड के लिए अब सच्चाई को नकारने का कोई रास्ता नहीं होगा। उसका साम्राज्य ढह जाएगा और दुनिया जान जाएगी कि वह वास्तव में किस तरह का आदमी था। प्रदर्शन से पहले की रात शांत प्रत्याशा की भावना से भरी हुई थी। एथन रसोई की मंद रोशनी में बैठकर एक बार फिर योजना पर विचार कर रहा था। उसका दिमाग तेज था, लेकिन एक अंतर्निहित चिंता थी जिसे वो दूर नहीं कर पा रहा था।
कल उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन होगा, वो ये जानता था। अगर वे सफल हुए तो वे एक ऐसे व्यक्ति के भ्रष्टाचार को उजागर करेंगे जिसने बहुत लंबे समय तक बहुत अधिक शक्ति धारण की थी। लेकिन अगर वे असफल रहे, स्लेड उन्हें नष्ट करने में संकोच नहीं करेगा। इको उसके बगल में शांति से लेटा हुआ था और हवा में तनाव से बेखबर था। एथन ने कुत्ते की शांत उपस्थिति में आराम पाने के लिए इको के सिर पर हाथ रखा। वो इको की ताकत पर इस तरह से निर्भर हो गया था जिसे वो वर्णन नहीं कर सकता था। कुत्ता सिर्फ उसका साथी नहीं था, वो उसका सहारा था, उसका निरंतर था। मुझे नहीं पता कि कल क्या होगा दोस्त, एथन ने अपनी भावनाओं से भरी आवाज में बड़बड़ाया। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, हमने वो सब कुछ किया है जो हम कर सकते थे। हम यहां तक आ गए हैं, हम पीछे नहीं मुड़ेंगे। इको ने अपना सिर उठाया और एथन की आंखों में एक जानकार नजर से देखा। पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था। भोर होते ही एथन और उसकी टीम ने तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने ये सुनिश्चित करने के लिए कई सप्ताह बिताए थे कि हर विवरण का ध्यान रखा जाए। गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। प्रदर्शन कुछ ही घंटों में शुरू होने वाला था और उन्हें अपनी जगह पर होना था। इको एथन के बगल में खड़ा था, उसका शरीर कार्रवाई के लिए तैयार था। सुबह का शांत तनाव स्पष्ट था, लेकिन साथ ही उद्देश्य की भावना भी थी। यह वो क्षण था जिसके लिए वे तैयारी कर रहे थे। स्लेड्स का शासन समाप्त होने वाला था। भव्य स्टेडियम में हवा में उम्मीद की मोटी परत जमी हुई थी। बैनरों पर गर्व से स्लेड्स के कुत्तों और उनके ब्रांड के नाम प्रदर्शित किए गए थे। ये सत्ता, नियंत्रण और सुरक्षा की एक आदर्श छवि थी। लेकिन सतह के नीचे कुछ अंधेरा था। भीड़ को अभी तक पता नहीं था कि आज मेजर स्लेड्स के साम्राज्य का अंत होने वाला है। एथन और इको स्टेडियम के पीछे खड़े होकर भीड़ में घुल मिल गए। एथन का दिल सीने में धड़क रहा था जब उसने स्लेड को मंच पर आते देखा। वो व्यक्ति मुस्कुरा रहा था, पूरी तरह से आकर्षक था और उन लोगों की प्रशंसा में डूबा हुआ था जो उसके अपराधों से अनजान थे। एथन ने महसूस किया कि उसके ऊपर घृणा की लहर दौड़ गई। ये समय था। वो और इको अपनी स्थिति में आ गए। उनके सहयोगी भीड़ में बिखरे हुए थे जो संकेत की प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे ही स्लेड ने बोलना शुरू किया, एथन माइक्रोफोन हाथ में लेकर आगे बढ़ा। जब वो बोला तो दर्शक चुप हो गए। उसकी आवाज में सच्चाई का भार था। देवियों और सज्जनों, एथन की आवाज स्थिर और मजबूत थी। जो आप आज यहां देख रहे हैं वो झूठ है। ये कुत्ते आपकी सेवा करने के लिए यहां नहीं है। वे पीड़ित हैं, ठीक वैसे ही जैसे वे सैनिक हैं जिनकी रक्षा करने के लिए उन्हें मजबूर किया गया है। भीड़ में भ्रम की फुसफुसाहट जंगल की आग की तरह फैल गई। एथन ने स्लेड के ऑपरेशन के छिपे हुए सच को उजागर करना जारी रखा। उन्होंने अनगिनत कुत्तों के बारे में बात की जिनके साथ बुरा व्यवहार किया गया। कुत्ता सिर्फ सच्चाई का गवाह नहीं था, वो सच था। स्लेड्स ऑपरेशन में जो कुछ भी गलत हुआ था, उसका जीता जागता सबूत। जब एथन बोल रहा था, इको ने अपने कौशल का प्रदर्शन किया और भीड़ को दिखाया कि मेजर स्लेड ने किस वफादारी और बहादुरी का फायदा उठाया था। एक पल के लिए केवल सन्नाटा छा गया। फिर स्लेड्स का चेहरा गुस्से में बदल गया। उसकी मुस्कान लड़खड़ा गई क्योंकि वो स्थिति पर नियंत्रण पाने की कोशिश कर रहा था। भीड़ का भ्रम गुस्से में बदल गया और स्लेड्स की सावधानी से गढ़ी गई छवि टूटने लगी। तुम झूठ बोल रहे हो, स्लेड ने गुस्से से कांपते हुए अपनी आवाज में चिल्लाया। ये कुत्ता देशद्रोही है। तुम मेरे बारे में, मेरे कार्यक्रम के बारे में कुछ नहीं जानते। लेकिन एथन अडिग था। यहाँ एकमात्र देशद्रोही तुम हो, स्लेड। तुम सत्ता के लिए, लाभ के लिए इन कुत्तों का उपयोग कर रहे हो। तुमने उन्हें हथियारों में बदल दिया। सच्चाई उजागर होने के साथ ही अराजकता फैल गई। स्लेड के समर्थकों ने मंच पर पहुंचने की कोशिश की, लेकिन एथन की टीम तैयार थी। पत्रकारों ने विस्फोटक टकराव का हर पल रिकॉर्ड किया। सेना का भ्रष्टाचार अब छाया में छिपा नहीं था। स्लेड खत्म हो चुका था। एथन का दिल धड़क रहा था क्योंकि भीड़ ने स्लेड और उसके संचालन पर गुस्सा जाहिर करते हुए उसके पीछे रैली करना शुरू कर दिया था। एक समय का ताकतवर व्यक्ति अब खलनायक बन चुका था, जिसका साम्राज्य झूठ और क्रूरता पर आधारित था। प्रदर्शन न्याय के लिए रैली में बदल गया था और इको उस लड़ाई का प्रतीक बन गया था। लेकिन लड़ाई खत्म नहीं हुई थी। स्लेड फिर भी वापस लड़ेगा। उसके पास सत्ता के कनेक्शन थे और उसे बहुत कुछ खोना था। लेकिन अभी के लिए एथन ने खुद को एक छोटी सी जीत का एहसास होने दिया। उन्होंने सच्चाई उजागर कर दी थी। जैसे ही भीड़ तितर बितर हुई, एथन मंच के बीच में खड़ा था और इको उसके बगल में था। ये खत्म नहीं हुआ था, लेकिन पहली जीत हासिल हो चुकी थी। उन्होंने मेजर स्लेड को उसकी असलियत से अवगत करा दिया था और अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था। आगे का रास्ता कठिन होगा, लेकिन सच्चाई उनके पक्ष में होने के कारण वे आखिरकार न्याय के लिए लड़ाई शुरू कर सकते थे।
प्रदर्शन के बाद की रात जब दुनिया मेजर स्लेड के बारे में चौंकाने वाले खुलासों पर विचार कर रही थी, स्लेड की कंपनी के स्वामित्व वाली केनेल सुविधा में भयानक आग लग गई। दर्जनों सैन्य कुत्तों को रखने के लिए बड़ी और मजबूत इमारत जल्दी ही आग की लपटों में घिर गई। रात के आसमान में धुआं उठने लगा। ये संकेत था कि अंदर कुछ भयावह हो रहा है। एथन को ये कॉल तब मिली जब वो पिछले दिन की जीत को याद करते हुए शांत होने लगा था। खबर सुनते ही उसका खून जम गया। आग सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी, ये जानबूझकर लगाई गई थी। अपने निशान छिपाने के लिए बेताब स्लेड ने सबूतों को नष्ट करने और अपने खिलाफ खड़े लोगों को चुप कराने के अंतिम प्रयास में आग लगाई थी। बिना किसी हिचकिचाहट के एथन घटनास्थल पर पहुंच गया और इको उसके साथ था। अग्निशमन विभाग पहले से ही मौके पर था, लेकिन वे आग पर काबू पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। एथन का दिल धड़क रहा था क्योंकि वो अंदर फंसे मासूम कुत्तों के बारे में सोच रहा था। एथन ने दोबारा नहीं सोचा। वो जानता था कि इको एक एक्शन डॉग है, एक साथी जो किसी भी खतरे में उसका साथ देगा। आग अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को खा रही थी, लेकिन इमारत के अंदर से कुत्तों की हताश चीखों ने उन्हें कार्रवाई के लिए प्रेरित किया। उनके पास बर्बाद करने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं था। चलो इको, एथन ने लपटों की गर्जना के ऊपर अपनी आवाज मुश्किल से सुनाई देने वाली चिल्लाए। बिना किसी हिचकिचाहट के इको धुएं से भरी इमारत में घुस गया। एथन उसके पीछे पीछे चल रहा था। हवा गर्मी और राख से भरी हुई थी, लेकिन एथन का प्रशिक्षण काम आया। वो जानता था कि अराजकता से कैसे निकलना है और वो इको पर पूरा भरोसा करता था। वे उन्मत्त भौंकने की आवाज के मार्गदर्शन में धुएं और आग के बीच से अपना रास्ता बनाते रहे। देख पाना असंभव था, लेकिन इको की नाक एक प्रकाश स्तंभ थी। जैसे जैसे वे इमारत के अंदर जाते गए, एथन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उन्हें कुत्तों को ढूंढना था और उन्हें बाहर निकालना था, वरना आग और भी निर्दोष लोगों की जान ले लेती। ईथन खांस रहा था और घने धुएं में सांस लेने की कोशिश कर रहा था, जिससे कुत्ते को सुरक्षित जगह पर ले जाने में मदद मिली। लेकिन वे अभी भी शांत नहीं हुए थे। आग फैल रही थी और अभी भी अंदर और भी कुत्ते फंसे हुए थे। इको ने सिपाही को बिना किसी हिचकिचाहट के बताया। वो ईथन को इमारत के दूसरे कोने में ले गया, जहां 2 और कुत्ते ढह चुके केनेल में फंसे हुए थे। एक तेज शक्तिशाली झटके के साथ इको ने मलबे को चीरते हुए कुत्तों को मुक्त किया। लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, लकड़ी का एक टुकड़ा उसके बगल में लगा और वो जमीन पर गिर गया। ईथन का दिल लगभग रुक गया जब उसने देखा कि इको फर्श पर बेसुध पड़ा हुआ है। आग उनके चारों ओर भड़क रही थी, लेकिन उस पल में जो मायने रखता था वो इको था। वो कुत्तों के पास भागा, उसके हाथ कांप रहे थे और उसने जीवन के संकेतों की जांच की। उसकी नब्ज चल रही थी। इको जिंदा था, लेकिन मुश्किल से। उसकी चोटें गंभीर थीं। ईथन जानता था कि उनके पास ज्यादा समय नहीं है। आग करीब आ रही थी और वे अग्निशमन विभाग के इमारत को खाली करने का इंतजार नहीं कर सकते थे। उसने इको को अपने घायल साथी का सहारा देते हुए ऊपर खींचा और वे बाहर निकलने की ओर लड़खड़ाते हुए आगे बढ़े। हर कदम दर्दनाक था, लेकिन इको दृढ़ था। कुत्ते के घायल होने के बावजूद भी वो अपनी ताकत और लचीलेपन का प्रमाण देते हुए हर हरकत पर जोर दे रहा था। एक आखिरी धक्का देकर वे बाहर निकल आए, तभी इमारत की छत ढह गई। अग्निशमन विभाग ने तुरंत उन कुत्तों का इलाज शुरू कर दिया जिन्हें उन्होंने बचाया था, लेकिन एथन का पूरा ध्यान इको पर था। उसके साथी ने बहुत से लोगों की जान बचाई थी, अब एथन को भी उसका एहसान चुकाना था। इको को पशु चिकित्सालय ले जाया गया और पूरा समुदाय उसे बचाने के लिए एकजुट हो गया। उसकी वीरता की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई और सभी क्षेत्रों के लोग, सैनिक, पशु प्रेमी, अनुभवी और आम नागरिक उसे सहायता देने के लिए एक साथ आए। आग एक त्रासदी थी, लेकिन निश्चित मृत्यु के सामने इको के साहस ने सिर्फ एक बचाव अभियान से कहीं बड़ी प्रेरणा दी। इसने एक आंदोलन को जन्म दिया। एथन क्लिनिक में इको के बगल में बैठा था और उसके हाथ धीरे से कुत्ते के सिर पर टिके हुए थे। तुमने ये कर दिखाया दोस्त, उसने अपनी भावना से भरी आवाज में फुसफुसाया। तुमने उन सभी को बचा लिया। इको की दुम ने एक कमजोर सी हरकत की, जो इस बात का संकेत था कि उसकी आत्मा अभी भी मजबूत बने रहने के लिए संघर्ष कर रही है। समुदाय पहले ही ठीक होना शुरू हो चुका था, लेकिन एथन जानता था कि यह सिर्फ शुरुआत थी। इको की चोटों को ठीक होने में समय लगेगा, लेकिन वे दोनों साथ साथ थे। केनेल सुविधा में आग लगना सिर्फ एक त्रासदी नहीं थी, यह मेजर स्लेड के ताबूत में आखिरी कील थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, एथन और उनकी टीम ने वर्गीकृत फाइलों से और कुछ सबूत इकट्ठा किए, जबकि कुछ उन पत्रिकाओं से जिन्हें स्लेड ने छिपाकर रखा था। इन दस्तावेजों से अफगानिस्तान में इको की असली वीरता का पता चला, जिसमें
दिखाया गया कि कैसे स्लेड ने निजी लाभ के लिए सेना के काम करने वाले कुत्ते कार्यक्रम में हेरफेर किया और अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए निर्दोष लोगों की जान ली। एथन को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो क्या पढ़ रहा था। स्लेड ने बहुत सारे अत्याचारों की योजना बनाई थी और अब ये सब सामने आ रहा था। इको, कुत्तों और स्लेड के शासनकाल में बलिदान हुए सैनिकों के लिए न्याय की मांग करते हुए समुदाय का आक्रोश बढ़ता गया। यह अब सिर्फ एक आदमी के बारे में नहीं था, यह एक भ्रष्ट प्रणाली के बारे में था जिसे पूरी तरह से बदलने की जरूरत थी। जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी कहानियां लेकर आगे आए, ये स्पष्ट हो गया कि स्लेड कोई अकेला मामला नहीं था। पूरा सैन्य काम करने वाला कुत्ता कार्यक्रम शोषण और दुर्व्यवहार की नींव पर बना हुआ दोषपूर्ण था। एथन ने अन्य भूतपूर्व सैनिकों, पशु चिकित्सकों और पशु अधिकार कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर व्यवस्था में पूर्ण बदलाव की मांग की। वे बेहतर देखभाल, बेहतर प्रशिक्षण और सबसे बढ़कर अपने देश की सेवा करने वाले कुत्तों के कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता चाहते थे। इको की कहानी इस नए आंदोलन के लिए एक नारा बन गई। राष्ट्र ने इस पर ध्यान देना शुरू कर दिया। दिग्गजों ने अपने अनुभवों के बारे में बताया कि कैसे सेना ने अपने के 9 साथियों की भलाई को अनदेखा किया और उन्हें जीवित सांस लेने वाले प्राणियों के बजाय एक उपकरण के रूप में माना जो प्यार और सम्मान के हकदार थे। सरकार और सैन्य अधिकारियों पर दबाव बहुत अधिक था। स्लेड के सलाखों के पीछे होने के बाद सुधार के लिए दरवाजा खुल गया। इको की कहानी और आग की मीडिया कवरेज ने राष्ट्र को मोहित कर दिया और सैन्य काम करने वाले कुत्तों के लिए बेहतर उपचार के पक्ष में जनता की राय बदल दी। सेना को पहले कभी नहीं देखी गई जांच का सामना करना पड़ा। एथन ने गति को बनते देखा। परिवर्तन धीमे थे लेकिन वे आ रहे थे। कानून पारित किए गए, समितियां बनाई गईं और सैन्य कुत्तों के उपचार के लिए एक नया ढांचा आकार लेने लगा। लेकिन एथन के लिए लड़ाई केवल नीति के बारे में नहीं थी। यह इको के बारे में था कि इन कुत्तों ने जो बलिदान दिया है उसे कभी नहीं भुलाया जाएगा। मीडिया ने इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देश भर के समाचार आउटलेट ने इको के घायल होने और उसके ठीक होने की कहानी को कवर किया। उन्होंने सैन्य कुत्ते कार्यक्रम के भीतर प्रणालीगत दुर्व्यवहार की रिपोर्ट की, जिससे सरकार पर बदलाव लाने का दबाव पड़ा। एथन ने कई साक्षात्कार दिए और उन्होंने ये स्पष्ट किया कि यह केवल इको के लिए लड़ाई नहीं थी, यह उन सभी के 9 के लिए लड़ाई थी जिन्होंने सेवा की और बलिदान दिया। इको का चेहरा न्याय की लड़ाई का प्रतीक बन गया। उसकी कहानी दुनिया भर में फैल गई। दुनिया भर से लोग समर्थन देने के लिए आगे आए और सैन्य कुत्तों के लिए अधिवक्ताओं का एक नेटवर्क बनना शुरू हुआ। इको के लिए लड़ाई ने एक क्रांति को जन्म दिया था। अंत में सुधार आए। सेना के कामकाजी कुत्ते कार्यक्रमों को शामिल जानवरों के स्वास्थ्य और भलाई पर ध्यान केंद्रित करते हुए पुनर्गठित किया गया। उनके प्रशिक्षण के लिए नए मानक स्थापित किए गए और उन्हें उचित पशु चिकित्सा देखभाल और आराम अवधि के साथ बेहतर उपचार दिया गया। एथन इको के साथ खड़े रहे क्योंकि उन्होंने बदलावों को देखा। यह सही नहीं था लेकिन यह एक शुरुआत थी। सिस्टम टूट गया था लेकिन अब बेहतर भविष्य की उम्मीद थी। एथन और इको की न्याय के लिए लड़ाई खत्म हो गई थी, लेकिन उनका काम अभी खत्म नहीं हुआ था। साथ मिलकर उन्होंने सेकंड चांस के 9 रिहेबिलिटेशन सेंटर की स्थापना की, एक ऐसी जगह जहां सेवानिवृत्त सैन्य कुत्ते अपनी पिछली सेवा के आघात से दूर एक नया जीवन पा सकते थे। ये केंद्र एक अभयारण्य बन गया, एक ऐसी जगह जहां ये बहादुर कुत्ते ठीक हो सकते थे और उन्हें प्यार किया जा सकता था। केंद्र ने जल्द ही राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया और दानदाताओं और स्वयंसेवकों को आकर्षित किया जो इको और एथन द्वारा बनाई गई विरासत से प्रेरित थे। यह न केवल कुत्तों के लिए बल्कि उनके साथ सेवा करने वाले दिग्गजों के लिए भी उपचार का स्थान था। इको की यात्रा का हिस्सा रहे कई सैनिकों ने कुत्तों के साथ काम करने में आराम पाया और उन्हें नागरिक जीवन में समायोजित करने में मदद की। इको सिर्फ एक कुत्ता नहीं बन गया, वो लचीलेपन और मनुष्य और जानवर के बीच के बंधन का प्रतीक था। उसकी कहानी दूर दूर तक सुनाई गई और दुनिया भर के लोगों ने सैन्य कुत्तों के साथ उस सम्मान और देखभाल के साथ व्यवहार करने के महत्व को पहचाना जिसके वे हकदार थे। इको की विरासत तब मजबूत हुई जब उन्हें एक राष्ट्रीय समारोह में सम्मानित किया गया जहां उन्हें उनकी बहादुरी और सेवा के लिए पदक मिला। उस पल जो तालियां बजी वे सिर्फ इको के लिए नहीं थी, बल्कि हर उस कुत्ते के लिए थी जिसने कभी युद्ध में हिस्सा लिया था, हर उस कुत्ते के लिए जिसे भुला दिया गया था। जैसे जैसे समय बीतता गया, सेकंड चांस के 9 रिहेबिलिटेशन सेंटर उम्मीद की किरण बन गया। ड्यूटी के दौरान पीड़ित कुत्तों को जीवन का दूसरा मौका दिया गया। कई कुत्तों को प्यार भरे घरों में गोद लिया गया, जबकि अन्य जरूरतमंद दिग्गजों के लिए थेरेपी कुत्तों के रूप में केंद्र में रहे। केंद्र का प्रभाव कुत्तों और उनके साथ लड़ने वाले इंसानों दोनों के जीवन को छू गया। एथन और इको ने एक साथ काम करना जारी रखा और एक ऐसी विरासत का निर्माण किया जो पीढ़ियों तक चलेगी।
उन्होंने दुनिया को बदल दिया था और वे बस शुरुआत कर रहे थे। एथन और इको ने जो आंदोलन शुरू किया था वो बहुत बड़ा हो गया। देश भर के समुदायों ने एथन और इको द्वारा स्थापित मॉडल का अनुसरण करते हुए सेवानिवृत्त सैन्य कुत्तों के लिए अपने स्वयं के कार्यक्रम लागू करना शुरू कर दिया। दुनिया ने इन कुत्तों को न केवल युद्ध के औजार के रूप में देखा बल्कि अपने आप में नायक के रूप में देखा, जो उनके साथ सेवा करने वाले सैनिकों के समान सम्मान और देखभाल के हकदार थे। सक्रिय ड्यूटी से सेवानिवृत्त होने के बावजूद इको बदलाव के लिए एक शक्तिशाली ताकत बने रहे। उन्होंने अपनी कहानी को दुनिया भर में फैलाना जारी रखा, दिलों को छूते हुए और दिमाग बदलते हुए। उसके बाद के वर्षों में इको और एथन की विरासत जीवित रही। उन्होंने बेजुबानों को आवाज दी थी और ऐसा करके उन्होंने दुनिया को सैन्य काम करने वाले कुत्तों को देखने के तरीके को बदल दिया था। सेकंड चांस के 9 रिहेबिलिटेशन सेंटर लगातार आगे बढ़ रहा था और अधिक कुत्तों को नया जीवन मिला। उनके दुखों को उनके द्वारा प्राप्त प्यार और देखभाल के माध्यम से ठीक किया गया। इको अब एक बूढ़ा कुत्ता है और एथन के बगल में लेटा हुआ है, जबकि वे दोनों सूर्यास्त को एक साथ देख रहे हैं। न्याय की लड़ाई लंबी थी, लेकिन ये हर पल के लायक थी। तुमने ये कर दिखाया दोस्त, एथन ने फुसफुसाया। हमने ये कर दिखाया। और इको ने अपनी कोमल आंखों से अपनी पूंछ को आखिरी बार हिलाया। अगर इको की अविश्वसनीय यात्रा ने आपके दिल को छू लिया है, अगर आप दूसरे मौके की शक्ति और मनुष्यों और कुत्तों के बीच अटूट बंधन में विश्वास करते हैं, तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। साहस, बलिदान और उपचार की इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। आइए ये संदेश फैलाएं कि हर नायक, चाहे वह मनुष्य हो या कुत्ता, सम्मान और प्यार का हकदार है। और भी दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए बने रहें, जो हमें प्रेरित करती हैं और दुनिया को देखने के हमारे तरीके को बदलती हैं। याद रखें कि हम सब मिलकर बदलाव ला सकते हैं। हमारी यात्रा का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। इको की कहानी तो बस शुरुआत है। हमारे सभी नायकों के लिए दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने में हमारा साथ दें। अभी सदस्यता लें और एक एक कहानी के जरिए बदलाव लाना जारी रखें।